आज के डीपी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, राइट। और ऐसे भी बहुत सारी चीजें हमने देखा जो बोर्ड वर्क में नहीं था, एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन आज हमने डिस्कस किया। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि सिर्फ बोर्ड वर्क को नहीं, आप उसके साथ डीपीपी को भी देखिएगा, बिकॉज ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ डीपीपी हम लोग ऐसे बहुत सारी चीजों को डिस्कस करते हैं जो शायद बोर्ड वर्क में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं था, या बोर्ड वर्क में उस क्वेश्चन फ्रेम के अकॉर्डिंग डिस्कस करना पॉसिबल नहीं था। इसी वजह से मैं कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि सिर्फ डीपीपी है, मैं तो 5 मिनट में सॉल्व करता हूँ डीपीपी को, तो इसको देख के क्या फायदा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। बिकॉज आज का अगर आप डीपीपी देखेंगे तो आज से डीपीपी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, जो क्लियरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, और ऐसे बहुत सारी चीजों हमने डिस्कस किया आज के डीपीपी में, बोर्ड वर्क में, जो एक्चुअल जब हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम में उसको डिस्कस करना उतना पॉसिबल नहीं था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रेम, राइट। तो ऐसे बहुत सारे आज पॉइंट्स थे जो हमने टच किया, जैसे कि लास्ट वाला ये पार्ट देख सकते हैं आप। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग एक और डीपीपी को डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हम लोग डीपीपी डिस्कस करेंगे दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का फ्रूट एंड सीड, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन क्या पूछा गया है? जियोकार्पिक फ्रूट। जियोकार्पिक का मतलब क्या होता है? जियोकार्पिक का मतलब होता है अंडरग्राउंड फ्रूट को कहा जाता है जियोकार्पिक। जियोकार्पिक मतलब होता है अंडरग्राउंड फ्रूट। क्या बोलेंगे? अंडरग्राउंड फ्रूट, राइट। अंडरग्राउंड फ्रूट को क्या कहा जाता है? जियोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है, ठीक है। चलो, नंबर 1 दिया है पोटैटो, नंबर 2 दिया है ऑनियन, नंबर 3 दिया है पीनट एंड नंबर 4 दिया है गार्लिक। आपके एनसीईआरटी में जियोकार्पिक फ्रूट के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप ये नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, क्योंकि ये एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। देखिए, इसमें क्या क्लियर किया गया है कि जियोकार्पिक फ्रूट, और हमें क्या पता है फ्रूट किसे कहा जाता है, राइट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी किसमें कन्वर्ट होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट में, इन केस ऑफ ट्रू फ्रूट। और अगर फॉल्स फ्रूट की भी बात हो रही है तो क्या होगा कि जो फ्लोरल पार्ट्स है, मतलब जो फ्लावर के पार्ट्स है, चाहे वो थैलमस हो, कैलिक्स हो, कोरोला हो, एंड्रोइशियम हो, गाइनोइशियम हो, वो अगर फ्रूट में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? फॉल्स फ्रूट। लेकिन फ्रूट कहां से अराइज होगा? या तो ओवरी से अराइज होगा अगर ट्रू फ्रूट है तो, अगर ट्रू फ्रूट नहीं है, अगर फॉल्स है तो किसी फ्लोरल एपेंडेजेस से वो अराइज होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रिक क्या है, या ट्रिक नहीं कहूंगा, यहाँ पे कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। यहाँ पे देखो, पोटैटो क्या है? पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम फ्लोरल एपेंडेजेस का पार्ट नहीं है। ऑनियन क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स भी आपके फ्लोरल एपेंडेजेस का पार्ट नहीं है। नंबर 3 है पीनट। पीनट एक्चुअल में आपका क्या है? पीनट एक्चुअल में आपका फ्रूट के अंदर आता है। एंड नंबर 4 है गार्लिक। गार्लिक भी क्या है? गार्लिक भी आपका मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, राइट। तो पोटैटो भी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ऑनियन मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स एंड गार्लिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो दे आर वेजिटेबल्स, नॉट फ्रूट। ओके, सो दे आर पोटैटो, ऑनियन एंड गार्लिक आर वेजिटेबल्स, नॉट फ्रूट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज पीनट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, दैट इज पीनट। अब ये नहीं कह सकते आप कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि पोटैटो, ऑनियन एंड गार्लिक जो है ये क्या है? दिस ऑल आर वेजिटेबल्स, नॉट फ्रूट। फ्रूट हम किसे कहेंगे? अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट में तो ही हम उसे क्या कहेंगे? ट्रू फ्रूट कहेंगे। और ये किस में हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ पीनट में हो रहा है। और वैसे भी हमें पता चल रहा है कि पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक वेजिटेबल्स है, तो बचा क्या? पीनट। तो पीनट ही क्या हो जाएगा? फ्रूट हो जाएगा। और क्या होगा? पीनट जियोकार्पिक फ्रूट। जियोकार्पिक यानी अंडरग्राउंड फ्रूट, ये जमीन के अंदर मिलने वाले फ्रूट है, राइट। क्लियर है? दैट इज पीनट। चलो, दिस इज द फर्स्ट वन। दूसरा क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे मुझसे गलती हो गई थोड़ा सा, मैंने 2 बार क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया है, तो आप मेरे साथ साथ उसे करेक्ट करते रहिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। जियोकार्पिक फ्रूट का मतलब होता है अंडरग्राउंड फ्रूट, राइट। और हमने क्या देखा कि बाकी 3 जो ऑप्शन थे, पोटैटो, ऑनियन एंड गार्लिक, ये तीनों के तीनों क्या थे? वेजिटेबल्स थे, दे आर नॉट फ्रूट। फ्रूट हम किसे कहेंगे? अगर वो ओवरी से मॉडिफाइड होके आ रहा है तो ही हम उसे क्या कहेंगे? फ्रूट कहेंगे, जो है पीनट। तो इसी वजह से हमने क्या टिक किया? पीनट को टिक किया। चलो, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आप जरा सा सीक्वेंस को ठीक कर लीजिएगा। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रायो। तो यहाँ पे एक चीज समझो, एंडोस्पर्म जो है क्या क्या है?
एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड हो चुका है, पूरी तरह से डेवलपिंग एम्ब्रायो ने क्या किया, एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया है। तो इसका मतलब और एंडोस्पर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एंडोस्पर्मस। नॉन एंडोस्पर्मस, क्यों नॉन एंडोस्पर्मस, बिकॉज सारे के सारे जो एंडोस्पर्म था वो किसने कंज्यूम कर लिया, वो कंज्यूम कर लिया डेवलपिंग एम्ब्रायो ने, राइट। तो अब ये नॉन एंडोस्पर्मस हो गया। तो एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रायो इन द सीड ऑफ, देखो ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ देता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एंडोस्पर्मस सीड, ऐसा ना पूछ के क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, राइट, कि क्या पूछा गया है कि एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका है, तो एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया मतलब अब एंडोस्पर्म नहीं है, तो अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे हम, नॉन एंडोस्पर्मस। और नॉन एंडोस्पर्मस के अंदर कौन कौन आता है, पी आता है, बीन आता है, ग्राम आता है, ये तीनों के तीनों किसके अंदर आता है, नॉन एंडोस्पर्मस के अंदर आता है। और एंडोस्पर्मस के अंदर कौन आता है, कैस्टर आता है, राइट। तो अब देखते हैं तो क्या हो जाएगा, मेज होगा, नहीं होगा मेज, बिकॉज मेज मोनोकॉट है, मेज क्या है, मेज मोनोकॉट है, और मोनोकॉट हर ऑलमोस्ट हर एक मोनोकॉट आपके एंडोस्पर्मस होते हैं एक्सेप्ट फॉर ऑर्किड्स, ऑर्किड्स है जो नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं। मेज मोनो एंडोस्पर्मस होगा, कैस्टर एंडोस्पर्मस होगा, कोकोनट मैंने डिस्कस किया था, कोकोनट भी एंडोस्पर्मस है, और क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा पी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। पी भी होगा, बीन भी होगा और ग्राम भी होगा, दे थ्री ऑल ऑफ थ्री आर व्हाट, ऑल ऑफ थ्री आर नॉन एंडोस्पर्मस। मेज क्या होगा, एंडोस्पर्मस, क्यों, बिकॉज वो मोनोकॉट है, मोनोकॉट में सिर्फ और सिर्फ ऑर्किड्स जो है वो नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं, बाकी सारे के सारे जो है वो एंडोस्पर्मस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज पी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन, देखो नॉन एंडोस्पर्मस को ही नॉन एल्ब्यूमिनस भी कहा जाता है, इसको लिख लीजिए जरा, इसको स्टार देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसको स्टार देखिए जरा, लिख लीजिए, नॉन एंडोस्पर्मस को ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है नॉन एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एंडोस्पर्मस को ही क्या कहा जाता है, नॉन एल्ब्यूमिनस कहा जाता है, और एंडोस्पर्मस को क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्मस को क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्मस को कहा जाता है एल्ब्यूमिनस, राइट। अगर नॉन एंडोस्पर्मस है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस, अगर एंडोस्पर्मस है तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्ब्यूमिनस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस यानी नॉन एंडोस्पर्मस, कुछ ही देर पहले डिस्कस किया, नॉन एंडोस्पर्मस कौन कौन होगा, पी, बीन एंड ग्राम। तो देखते हैं यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 दैट इज पी, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दैट इज पी, बीन एंड ग्राम तीनों के तीनों क्या है, दे आर नॉन एंडोस्पर्मस या नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एंडोस्पर्मस को ही नॉन एल्ब्यूमिनस कहा जाता है और एंडोस्पर्मस को एल्ब्यूमिनस कहा जाता है, ठीक है। चलो इसको जरा स्टार देके आप लिख लीजिए कॉपी में, ड्यूरिंग डिस्कशन शायद मुझसे ये छूट गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, स्क्यूटेलम ऑब्जर्व्ड इन ग्रेन ऑफ व्हीट और मेज is comparable to which part of the seed in other monocotyledonous, okay। तो स्क्यूटेलम क्या है, सबसे पहले बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्यूटेलम क्या है, स्क्यूटेलम क्या है, लार्ज शील्ड लाइक स्ट्रक्चर, क्या है, लार्ज शील्ड लाइक स्ट्रक्चर, और ये लार्ज शील्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम को और क्या बोला जाता है, स्क्यूटेलम को और बोला जाता है कोटाइलिडन, क्या बोला जाता है, कोटाइलिडन, राइट, कोटाइलिडन। और सिर्फ एक ही कोटाइलिडन होते हैं बिकॉज ये मोनोकॉट है, राइट। तो क्या पूछा गया है, द स्क्यूटेलम ऑब्जर्व्ड इन ग्रेन ऑफ व्हीट और मेज इज कंपेरेबल टू विच
पार्ट ऑफ द सीड इन अदर मोनोकोटाइलिडन्स। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा कोटाइलिडन। स्कुटेलम का और एक नाम क्या है? कोटाइलिडन है, राइट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज कोटाइलिडन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, दैट इज कोटाइलिडन। स्कुटेलम को हम लोग और क्या बोलते हैं? कोटाइलिडन बोलते हैं। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके चलो, द सीड इन ग्रास, सबसे पहले ये याद रखना ग्रास जो है वो क्या है? वो मोनोकॉट है। इज नॉट एंडोस्पर्मिक, ये गलत है, बिकॉज हमें क्या पता है मोस्ट ऑफ द जो मोनोकॉट्स है वो क्या होते हैं? वो एंडोस्पर्मस होते हैं, एक्सेप्ट ऑर्किड, याद रखना। तो इन द सीड ऑफ ग्रास इट्स नॉट एंडोस्पर्मिक, ये गलत है, बिकॉज जो ग्रास का जो सीड होता है वो एंडोस्पर्मिक होता है। क्यों एंडोस्पर्मिक होता है? बिकॉज ग्रास मोनोकॉट के अंदर आता है और मेजॉरिटी ऑफ द मोनोकॉट्स क्या है? एंडोस्पर्मिक है, एक्सेप्ट फॉर ऑर्किड। ओके, तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 देखते हैं, मैंगो इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। नो, मैंगो में सीड प्रेजेंट है, पार्थेनोकार्पिक मतलब सीडलेस फ्रूट, लेकिन मैंगो में तो सीड है, तो ऑप्शन 2 भी गलत है। ऑप्शन 3 देखते हैं, a proteinaceous alluron layer is present in maize grain. yes it is true, तो ऑप्शन 3 सही है। ऑप्शन 4 देखते हैं, a sterile pistil is called staminode. no, स्टेराइल पिस्टिल को क्या कहा जाता है? पिस्टिलोड, ना कि स्टैमिनोड। स्टेराइल स्टैमिन को बोला जाता है स्टैमिनोड। क्या बोला जाता है? स्टेराइल स्टैमिन को क्या बोला जाता है? स्टेराइल स्टैमिन को क्या बोला जाता है? स्टैमिनोड, लेकिन स्टेराइल पिस्टिल को क्या बोला जाता है? स्टेराइल पिस्टिल को क्या बोला जाता है? पिस्टिलोड। स्टेराइल स्टैमिन को बोला जाता है स्टैमिनोड एंड स्टेराइल पिस्टिल को बोला जाता है पिस्टिलोड। तो ऑप्शन 4 भी गलत है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, दैट इज प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन। ओके चलो, that is question number 5। मैंने क्या गलती किया? मैंने एक ही बार 2 बार नंबर 1 डाल दिया, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आप मेरे साथ साथ इसको ठीक करते रहिए, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सीड कोट इज नॉट थिन एंड मेम्ब्रेनस इन। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो इसी वजह से मैं इसको स्टार दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। आप ये नहीं कह सकते कि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है या नहीं है, ये आपका एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, राइट। और ये ऑलरेडी नीट में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट नीट 2013 या 15 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, बिकॉज ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन नीट 2013, 14 या 15, ये तीनों में से किसी एक साल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इतना मुझे याद है, ठीक है। तो इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने क्या किया? स्टार दे दिया, ठीक है। चलो, सीड कोट इज नॉट थिन एंड मेम्ब्रेनस। सीड कोट जो है वो थिन भी नहीं होगा और मेम्ब्रेनस भी नहीं होगा। ओके, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। देखो मेज में ये ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी में दे दिया गया है। मेज में क्या होता है? मेज में जो सीड कोट होता है वो क्या होता है? सीड कोट इज मेम्ब्रेनस। सीड कोट कैसा होता है? सीड कोट मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेनस। ये ऑलरेडी ये एनसीईआरटी का लाइन है। ये किसका लाइन है? ये एनसीईआरटी का लाइन है कि मेज जो है उसमें जो सीड कोट है वो मेम्ब्रेनस होता है। अगर हम बात करें ग्राम की और ग्राउंड नट की, ग्राम, पी, बीन, ग्राउंड नट, अगर इसको हम अच्छे से देखे नहीं कभी, ग्राम हम सबने देखा है, पी भी हम सबने देखा है, बीन भी देखा है और ग्राउंड नट भी हम सबने देखा है, राइट। इसमें क्या होता है? इसमें जो सीड कोट है वो थिन होता है।
अगर आप कभी पी के जो दाने होते हैं उसको अगर हाथ में कभी लेंगे, उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, तो देखिएगा उसका जो सीड कोट है वो उतर जाएगा और अंदर से जो छोटे छोटे 2 कोटलीडन्स है वो बाहर आ जाएंगे। सेम केस आपके ग्राम में भी होगा, सेम केस आपके बीन में भी होता है और सेम केस आपके ग्राउंडनट में भी होता है। तो इसमें जो है, इसमें सीड कोट जो है वो थिन होता है। सीड कोट कैसा होता है? सीड कोट आपका थिन होता है, सीड कोट थिन होता है। और ग्राउंड नट में जो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, राइट, ग्राउंड नट में जो बाहर वाला ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, एक ऐसा ऐसा मूंगफली का जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग ऐसे तोड़ते हैं, उसके अंदर से हम लोग ऐसे ऐसे मूंगफली निकालते हैं, ऐसे ऐसे 2 मूंगफली होते हैं उसको निकालते हैं। ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये फ्रूट वॉल है, ना कि सीड कोट। इस अंदर जो ये मूंगफली है इसके ऊपर जो लेयर होता है, अगर आपने देखा होगा अच्छे से मूंगफली को, तो उसके ऊपर जो हल्का रेडिश कलर का जो लेयर होता है वो है उसका सीड कोट। और ये जो बाहर वाला जो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? जो हार्ड होता है थोड़ा सा, ये क्या है? ये उसका फ्रूट वॉल है, पेरिकार्प है, ना कि उसका सीड कोट। तो ग्राम में, पी में, बीन में, ग्राउंड नट में जो सीड कोट होता है वो कैसा होता है? वो थिन होता है। और मेज में जो सीड कोट होता है वो क्या होता है? वो मेम्ब्रेनस होता है, राइट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कोकोनट। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कोकोनट। बिकॉज इतना तो हमें पता है कि कोकोनट में जो सीड कोट है वो थिन तो नहीं है, राइट। ये तो कॉमन सेंस वाला चीज है। तो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दैट इज कोकोनट। ऑप्शन 1 दैट इज कोकोनट। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अगर आपने कभी अच्छे से मेज के जो दाने हैं उसको देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेज का जो दाना होता है वो उसको थोड़ा सा उबालेंगे तो उसका छिलका ऑटोमेटिकली बाहर निकल आएगा, मेज के दाने को, राइट। उसको थोड़ा सा बॉयल करेंगे तो उसका छिलका थोड़ा सा आप उसको अपने हाथ से उसको छिलके को निकाल सकते हैं। तो ये जो मेज का जो छिलका होता है वो थिन होता है, मेम्ब्रेनस होता है। और ग्राम में, पी में, बीन में, ग्राउंड नट में ये अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो उसमें अगर देखा होगा तो आपको पता चलेगा इसमें जो सीड कोट होता है वो थिन होता है बहुत ज्यादा। पी को अगर आप ऐसे प्रेस करेंगे तो उसमें कोटलेडन बाहर आ जाएगा और छिलका निकल जाएगा। वो छिलका बहुत पतला होता है, बहुत थिन होता है। सो दिस इज द आंसर। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, राइट। और ये ऑलरेडी नीट में पूछा गया है। नीट 13, 14 या 15 में किसी एक साल में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। This is not question number 5 and think this is question number 6. Sorry, this is question number 6. एक सीक्वेंस हम लोग आगे चल रहे हैं ना, बिकॉज 2 बार मैंने एक मतलब टाइप कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्लियर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और ये जो लाइन है मेज में जो सीड कोट मेम्ब्रेनस होता है ये एनसीईआरटी का लाइन है। ये मैंने भी बोर्ड वर्क में डिस्कस किया था। अगर आपके पास कॉपी है मेरे बोर्ड वर्क का तो उसको देखिएगा, उसमें मैंने क्लियरली इसको डिस्कस किया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है? स्कूटेलम इज अ food storing haploid structure in grass embryo? No. Remnant of cotyledon in maize? No. Shield shaped large cotyledon of grass? Yes. Shield shaped large cotyledon of grass. और 4 दिया गया प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लीम्यूल इन ग्रास? नो। प्लीम्यूल के कवरिंग को क्या कहा जाता है? प्लीम्यूल के कवरिंग को कहा जाता है कोलियोप्टाइल, राइट। क्या कहा जाता है? कोलियोप्टाइल। और रेडिकल को क्या कहा जाता है? कोलियोराइजा। तो ऑप्शन 1 भी सही नहीं है। ऑप्शन 2 क्या है? रेमनेंट ऑफ कोटिलेडन, ये भी सही नहीं है। क्या है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और ऑप्शन 4 भी सही नहीं है, बिकॉज प्लीम्यूल का जो कवरिंग होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसे क्या कहा जाता है? कोलियोप्टाइल। और जो रेडिकल का प्रोटेक्टिव कवरिंग उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कोलियोराइजा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? एडिबल पार्ट इन फ्रूट ऑफ एप्पल। हमने क्या डिस्कस किया था? एप्पल, पेयर, आपका स्ट्रॉबेरी, ये सारे जो है किसके अंदर आते हैं? ये फॉल्स फ्रूट के अंदर आते हैं। मतलब ये ओवरी से डिराइव नहीं हुए हैं। ये कहां से डिराइव्ड हुए हैं? ये
किसी और फ्लोरल अपेंडेजेस से राइज हुए हैं, राइट। जैसे अगर हम बात करें एप्पल की और पियर की, वो कहाँ से आते हैं, एप्पल एंड पियर, ये हमने बताया था। एप्पल और पियर जो है ये दोनों ही कहाँ से अराइज होते हैं, ये थैलेमस से अराइज होते हैं, राइट। ये थैलेमस से अराइज होते हैं और ये दोनों ही किसके अंदर आते हैं, ये फॉल्स फ्रूट के अंदर आते हैं, फॉल्स फ्रूट के कैटेगरी में ये दोनों आते हैं, राइट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एडिबल पार्ट इन फ्रूट ऑफ एप्पल इज व्हाट, थैलेमस। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, दैट इज थैलेमस। अगर एप्पल की जगह पियर दे दिया जाए तो भी उसका आंसर क्या हो जाएगा, थैलेमस ही होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, mesocarp and endocarp are edible in, क्वेश्चन नंबर 9। अब पता चल रहा है कि क्यों मैंने कहा था कि जब फ्रूट वर्ल्ड को हमने डिस्कस किया था तो क्यों इतना डिटेल में जाके हमने डिस्कस किया था कि किसे पेरिकार्प किसे कहते हैं, एपिकार्प मतलब एपिकार्प किसे कहते हैं, मेसोकार्प किसे कहते हैं, एंडोकार्प किसे कहते हैं, राइट। इसी वजह से हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये मेसोकार्प और एंडोकार्प, सबसे पहले बताओ ये मेसोकार्प और एंडोकार्प किसका पार्ट है। मेसोकार्प और एंडोकार्प जो है ये फ्रूट वर्ल्ड या पेरिकार्प का पार्ट है, राइट। तो मेसोकार्प एंड एंडोकार्प आर एडिबल इन, मैंगो में हम लोग क्या खाते हैं, मैंगो में हम लोग मेसोकार्प खाते हैं, तो ऑप्शन 3 तो नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन 4 की, तो ऑप्शन 4 में कोकोनट में हम क्या खाते हैं, सीड कोट, राइट, सीड कोट या उसका एंडोस्पर्म भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो देखो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका होगा बनाना। हम बनाना में क्या करते हैं, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इट, डोंट वरी। क्यों बनाना होगा, अगर हम लोग बनाना को ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही मान लो एक बनाना है, मेरा डायग्राम उतना अच्छा होता नहीं है, सो प्लीज डोंट लाफ एट मी। ये मान लो एक बनाना है, राइट, ये मान लो क्या है, ये मान लो एक बनाना है, राइट। ये जो इसका छिलका है ना, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द एपिकार्प, दिस इज एपिकार्प, एपिकार्प, ये क्या है, ये उसका एपिकार्प है, राइट। अगर बनाना को छिलका को तोड़ेंगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा एक फाइब्रस, ऊपर एक कुछ फाइब्रस कोट, कभी कभी उस छिलका के साथ ही निकल आता है, कभी कभी वो छिलका के साथ ही निकल आता है, वो क्या है, वो है उसका मेसोकार्प। ये जो मतलब इस पार्ट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेसोकार्प, जो ऊपर वाला फाइब्रस पार्ट होता है, और उसके अंदर देखेंगे ऊपर वाला बनाना को अगर क्रॉस सेक्शन करेंगे तो उसको आउटर लेयर देखेंगे थोड़ा सा फाइब्रस है, और अंदर वाला लेयर थोड़ा सा आपको जूसी मिलेगा, वही पार्ट क्या है, वही पार्ट है उसका एंडोकार्प, एंडोकार्प। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस है, तो आप कर सकते हैं इसे। तो बनाना में एडिबल पार्ट कौन सा है, बनाना में हम लोग मेसोकार्प और एंडोकार्प को खाते हैं, दिस इज द एडिबल पार्ट, दिस इज द एडिबल पार्ट। बनाना में जो छिलका होता है वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है एपिकार्प का, वो किसका पार्ट है, एपिकार्प का। जैसे ही हम लोग छिलका निकाल दिया, पूरा बनाना हम लोग खा लेते हैं, तो बनाना किसके अंदर आता है, वो क्या खाते हैं हम लोग, मेसोकार्प को और एंडोकार्प को, ठीक है। किसे खाते हैं हम लोग, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प को। तो अगर पूछ दिया जाए बनाना में कौन सा पार्ट एडिबल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प आर द एडिकल, और एपिकार्प जो है वो छिलका है, वो हम लोग फेंक देते हैं, ठीक है। चलो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आपको 1 टिक में नहीं मिलेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, राइट, यस, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू मैंगो एंड कोकोनट। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपेरियर ओवरीज, यस ट्रू, बिकॉज दे आर ड्रू फ्रूट। हमने क्या पता, मैंगो और कोकोनट किसके अंदर आते हैं, ड्रू के अंदर आते हैं, मैंगो और कोकोनट किसके अंदर आते हैं, ड्रू फ्रूट के अंदर आते हैं। और हमने क्या लिखा था कि ड्रू फ्रूट कहाँ से आता है, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से, कहाँ से, मोनो कार्पेलरी
सुपीरियर ओवरी से। मोनोकार्पेल यानी एक ही कार्पेल होगा सुपीरियर ओवरी से, ठीक है। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेली इंफीरियर ओवरीज, नहीं ये भी गलत है। ऑप्शन 3 देखते हैं। दे हैव फाइब्रस एपिकार्प, एपिकार्प तो फाइब्रस किसी में नहीं है। मैंगो की अगर बात करें तो मैंगो में एपिकार्प जो है वो थिन है, और कोकोनट में एपिकार्प के बारे में कुछ नहीं दिया गया। कोकोनट में जो फाइब्रस है वो उसका मेसोकार्प है, तो ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 क्या हो गया? दे हैव फ्लेशी एडिबल मेसोकार्प ना। मैंगो की अगर बात करें तो मैंगो में जो मेसोकार्प है वो फ्लेशी एंड एडिबल है, दैट इज ट्रू। लेकिन कोकोनट में मेसोकार्प एडिबल नहीं है, वो फाइब्रस है। दे हैव मतलब दोनों की बात एक साथ किया जा रहा है, तो मैंगो में सही है लेकिन कोकोनट में नहीं है, तो ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, दैट इज दे आर डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी बिकॉज दे आर ड्रूप फ्रूट, ड्रूप के अंदर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कोटेलिडन एंड टेस्टा रेस्पेक्टिवली आर एडिबल पार्ट इन। देखो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं है। अगर मैं कहूं कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का है तो गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे मैं कुछ इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, प्लीज उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बिकॉज ये आपके काम में आ सकता है। मैं हमेशा कहता हूं मैं उतना ही लिखाता हूं आपको, या उतना ही डिस्कस करता हूं डिटेल में जाके जितना आपको मुझे लगता है कि जितना आपको जरूरत हो सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर शायद आपके सिलेबस का ना हो, लेकिन मैं कहूंगा कि इस वाले क्वेश्चन को जो मैं लिखा रहा हूं इसको प्लीज लिखिए मेरे साथ, और अपने नोट मतलब अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आप चाहो तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलो क्या पूछा गया है? कोटेलिडन एंड टेस्टा रेस्पेक्टिवली आर एडिबल पार्ट्स इन, मतलब कौन सा फ्रूट है जिसमें हम लोग कोटेलिडन को खाते हैं, और ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें हम लोग टेस्टा को खाते हैं। टेस्टा यानी आउटर लेयर ऑफ द सीड कोट, ठीक है। चलो चलो इसको मैं आंसर नहीं करता हूं, इसको मैं लिखा देता हूं, आंसर आप खुद ही कर लोगे, डोंट वरी। सबसे पहले अगर बात करते हैं वॉलनट की, वॉलनट ये मैं लिखा रहा हूं, एक चार्ट बना रहा हूं, इस चार्ट को मेरे साथ आप बना लीजिए। सबसे अगर पहले बात करें हम लोग वॉलनट की, तो वॉलनट में हम लोग क्या खाते हैं? वॉलनट में हम लोग क्या खाते हैं? वॉलनट में हम लोग कोटेलिडन को खाते हैं। किसे? वॉलनट को अगर आपने देखा, अगर तोड़ेंगे तो दो एक ब्रेन जैसा हिस्सा मिलता है, फिर ऐसे तोड़ देते हैं हम लोग, उसी को खाता है ना। तो क्या है? दिस इज नथिंग बट द कोटाइलिडन, कोटाइलिडन्स, कोटाइलिडन्स को खाते हैं, राइट, वॉलनट में। टैमरिंड की अगर बात करें, टैमरिंड की अगर बात करें तो टैमरिंड में हम लोग क्या खाते हैं? टैमरिंड में हम लोग खाते हैं मीजोकार्प को। किसे? मीजोकार्प को, मीजोकार्प को। जैसे हम लोग इसके केस में, जैसे हम लोग मैंगो के केस में हम लोग क्या खाते हैं? फ्लेशी एडिबल मेसोकार्प को। सेम टू सेम टैमरिंड के केस में भी हम लोग क्या एडिबल है? मेसोकार्प। ये फ्रूट का नाम, दिस इज एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट। इसी वजह से इसको जरा लिख लीजिए, ये आपके ही काम में आने वाला है, वॉलनट, टैमरिंड। अगर उसके बाद हम लोग बात करें फ्रेंच बीन की, फ्रेंच बीन या बीन की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ हम लोग क्या खाते हैं? यहाँ हम लोग खाते हैं उसके सीड को। किसको? उसके सीड को, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं कोकोनट की, तो कोकोनट में हम लोग क्या खाते हैं? कोकोनट की अगर बात करें तो कोकोनट में, कोकोनट की अगर बात करें तो कोकोनट में हम लोग क्या खाते हैं? कोकोनट में हम लोग खाते हैं उसका एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, टेस्टा, और उसका कोकोनट में फ्रेंच बीन, कोकोनट, ओके, यस, एंडोस्पर्म भी होता है उसमें, और टेस्टा भी होता है, यस टेस्टा भी होता है, और सीड भी होता है, या कोटाइलिडन भी होता है, कोटाइलिडन,
ये एडिबल पार्ट है कोकोनट का, एंडोस्पर्म, टेस्टा एंड कोटिलिडन, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, कैश्यू नट। कैश्यू नट में हम लोग क्या खाते हैं, कैश्यू नट यानी काजू की बात हो रही है। कैश्यू नट में हम लोग क्या खाते हैं, इसमें हम लोग खाते हैं, यहाँ पे भी हम लोग कोटिलिडन को ही खाते हैं, कोटिलिडन, राइट। अगर हम बात करें लीची की, लीची में क्या खाते हैं, लीची में हम लोग क्या खाते हैं, फ्लेशी एरिल, फ्लेशी एरिल को, ओके। तो वॉलनट में हम लोग क्या खाते हैं, कोटिलिडन, टैमरिन में मेसोकार्प, फ्रेंच बीन में सीड, कोकोनट में एंडोस्पर्म, टेस्टा एंड कोटिलिडन, और एम्ब्रायो भी कह सकते हैं। कैश्यू नट में हम लोग क्या खाते हैं, कोटिलिडन, लीची में खाते हैं उसका फ्लेशी एरिल। अगर हम बात करें ग्राउंड नट की, तो ग्राउंड नट में हम लोग क्या खाते हैं, कोटिलिडन। ग्राउंड नट में क्या खाते हैं हम लोग, उसका कोटिलिडन। और उसके बाद अगर हम बात करें पोमेग्रेनेट की, तो इसमें हम लोग क्या खाते हैं, इसमें हम लोग उसका खाते हैं टेस्टा। वो रेड कलर का जो आउटर पार्ट होता है ना, सीड का आउटर पार्ट है, वो क्या है, दैट इज टेस्टा। टेस्टा को हम लोग खाते हैं, ठीक है, पोमेग्रेनेट में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ग्राउंड नट एंड टेस्टा। ग्राउंड नट में हम लोग क्या खाते हैं, कोटिलिडन, एंड पोमेग्रेनेट में क्या खाते हैं, दैट इज टेस्टा। तो इसको मैंने लिखा दिया, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको आप लिख लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट आपके लिए हो सकता है। वॉलनट, टैमरिंड, फ्रेंच बीन, कोकोनट, ओके, कैश्यू नट, लीची, ग्राउंड नट एंड पोमेग्रेनेट, ओके। वॉलनट में कोटिलिडन, यस, वॉलनट में कोटिलिडन ही होते हैं। टैमरिंड में मेसोकार्प, यस। फ्रेंच बीन में सीड, कोकोनट में एंडोस्पर्म, टेस्टा एंड कोटिलिडन, यस, यही होता है। कैश्यू नट में आपका हो जाता है कोटिलिडन, लीची में आपका फ्लेशी एरिल, और ग्राउंड नट में कोटिलिडन एंड पोमेग्रेनेट में उसका टेस्टा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को डाला था, बिकॉज इस चार्ट को मुझे आपको दिखाना था, अदरवाइज कोई अलग रीजन नहीं है इस क्वेश्चन को डालने का, बस इस चार्ट को मुझे आपको डिस्कस करना था, इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला था, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, द स्टोनी हार्ड पार्ट ऑफ द मैंगो रिप्रेजेंट्स, बताओ क्या हो जाएगा। एपिकार्प कैसा होता है, थिन होता है मैंगो में। अगर हम बात करते हैं मैंगो की, तो मैंगो में क्या होगा, एपिकार्प जो होगा वो कैसा होता है, एपिकार्प थिन होता है। अगर हम बात करते हैं मेसोकार्प की, तो मेसोकार्प कैसा होता है, मेसोकार्प कैसा होता है, फ्लेशी एंड एडिबल, फ्लेशी एंड एडिबल। और अगर हम बात करते हैं एंडोकार्प की, तो एंडोकार्प कैसा होता है, स्टोनी हार्ड, स्टोनी हार्ड। ये हमने डायग्राम को ड्रॉ करके भी दिखाया था आपको, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा एंडोकार्प, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Question number 13. In maize seed, the plumule is enclosed by a sheath called. Question number 3. तो हमने क्या कहा था, जो प्लीम्यूल होता है वो किससे कवर्ड रहता है, वो कवर रहता है कोलियोप्टाइल से। और जो रेडिकल होता है वो किससे कवर होता है, वो कवर होता है कोलियोराइजा से, कोलियोराइजा से, राइट, कोलियोप्टाइल से। और ये होता है कोलियोराइजा से। याद आया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा प्लीम्यूल का हो जाएगा कोलियोप्टाइल, दैट इज ऑप्शन 2, कोलियोप्टाइल, दैट इज ऑप्शन 2। क्लियर। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14. A small pore present above the hilum at one end of the seed is called what? Obviously, हाइलम के ऊपर जो पोर रहता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है माइक्रोपाइल. क्वेश्चन नंबर 14, राइट? यस, क्वेश्चन नंबर 14. हाइलम के ऊपर, मान लो ये अगर हाइलम है, ये क्या है? दिस इज हाइलम. हाइलम के ऊपर जो पोर है, इस पोर को क्या कहा जाता है? इस पोर को कहा जाता है माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल. और इसका काम क्या है? इसका काम है वाटर इनटेक, वाटर एंड ऑक्सीजन को इनटेक करना, राइट? यही इसका काम है. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. ऑप्शन 3. ओके, चलो. Question number 15, right? Yes, question number 15. Choose the odd one with respect to the parthenocarpic fruit. Question number 15. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसे कहा जाता है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है. और सीडलेस, सीडलेस फ्रूट किसे कहा जाता है? पार्थेनोकार्पिक या सीडलेस फ्रूट जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो ओवरी क्या किसमें कन्वर्ट है? विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, राइट? इसे कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या सीडलेस फ्रूट. इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे आपका बनाना, बनाना हो जाएगा. और क्या हो जाएगा? ग्रेप्स हो जाएगा, राइट? तो क्या दिया गया है? चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. तो ऑप्शन 1 मैंगो. यस, मैंगो ही होगा बिकॉज मैंगो जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट नहीं है. बनाना, ऑप्शन 2 बनाना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है. ऑरेंजेस, ऑरेंजेस भी आपके क्या है? ऑरेंजेस भी आपके जो है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के अंदर ही आते हैं. बनाना, ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के अंदर आते हैं. तो ऑप्शन 2 बनाना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है. ऑप्शन 3 ऑरेंज, ये भी पार्थेनोकार्पिक है. ऑप्शन 4 ग्रेप्स, ये भी आपके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है. तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ मैंगो. अगर आपको ऑरेंजेस पता भी नहीं है तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो बिकॉज हमें ये तो पता है कि मैंगो में जो है उसमें सीड होता है. तो मैंगो इज नॉट अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15. ओके, चलो. क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है? फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर यूनिलोक्यूलर ओवरी वेयर पेरिकार्प इज फुल्ली फ्यूज्ड विद द सीड कोट. तो हमने क्या कहा था? जब हमने, याद करो, जब हमने मोनोकोटाइलेडोनस को स्टार्ट किया था तो वहां हमने क्या देखा था कि मेज में क्या होता है? जो पेरिकार्प होता है वो फुल्ली फ्यूज्ड होता है सीड कोट के साथ. पेरिकार्प is fully fused with pericarp is fully fused with seed coat. इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कैरियोप्सिस. इस टाइप के फ्रूट को क्या कहा जाता है? कैरियोप्सिस फ्रूट. ये हमने बोर्ड वर्क में डिस्कस किया था. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दैट इज कैरियोप्सिस फ्रूट. ऑप्शन 3 दैट इज कैरियोप्सिस फ्रूट. राइट, चलो. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. द इनर लेयर ऑफ सीड कोट इज कॉल्ड, द आउटर लेयर इज कॉल्ड टेस्टा और इनर लेयर को क्या कहा जाता है? टेगमेन. क्वेश्चन नंबर 17, राइट? मान लो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द एम्ब्रायो. इसके ऊपर जो इनर लेयर होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है टेगमेन. इनर लेयर को.
और इसके ऊपर एक और लेयर होता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है टेस्टा। टेस्टा को क्या बोला जाता है, आउटर लेयर। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, दोनों मिलके बनाते हैं सीड कोट। क्लियर है? चलो, तो इनर लेयर ऑफ सीड कोट इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड टेगमेंट। इनर लेयर इज कॉल्ड टेगमेंट। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। फ्रूट इज अ मैच्योर और राइपेंड, क्या है फ्रूट, कहां से आ जाए, फ्रूट है क्या है, मैच्योर एंड राइपेंड ओवरी। सिंपल। फ्रूट कहां से आता है, फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट है वही किस में कन्वर्ट होता है, वही कन्वर्ट होता है ओवरी में, राइट। सॉरी, गलत, उल्टा लिख दिया। ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, ओवरी जो है वो कन्वर्ट होता है किस में, फ्रूट में। और ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल, ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, राइट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ओवरी, दैट इज ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Which of the following is edible part of the mango? Mesocarp, simple, fleshy edible mesocarp, कुछ ही देर पहले देखा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज mesocarp। ऑप्शन 3 दैट इज mesocarp। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फ्रूट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फ्रूट, पाइनएप्पल, एप्पल, पेयर एंड बनाना। तो हमने क्या कहा था, बनाना जो है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट तो हो सकता है, मतलब पार्थेनोकार्पिक मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन फ्रूट बना कहां से, ओवरी से। तो बनाना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है बट इट्स अ ट्रू फ्रूट। इसको लिख लीजिए, स्टार्ट दिखे। बनाना जो है, बनाना जो है वो क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, दैट इज ट्रू। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब क्या है, ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन बनाना जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बट इट इज अ ट्रू फ्रूट। व्हाई इट इज अ ट्रू फ्रूट, बिकॉज ये फ्रूट बना कहां से है, ये फ्रूट बना है ओवरी से। तो अगर ओवरी से कोई फ्रूट बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ट्रू फ्रूट। हालांकि इसे ट्रू फ्रूट नहीं कहा जाता है, इसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ही कहा जाता है। ट्रू फ्रूट मतलब ऐसे बोल सकते हो आप, एज अ मतलब एज अ एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप इस चीज को बोल सकते हो कि हाँ वो मतलब फ्रूट बन कहां से रहा है, फ्रूट बन ओवरी से रहा है, तो इसी वजह से ये ट्रू फ्रूट होगा। ये फॉल्स फ्रूट तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, इसे ट्रू फ्रूट हम लोग नहीं बोलते हैं, इसे हम लोग एजुअली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, बिकॉज ये ओवरी से बना है, दैट इज ट्रू, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, राइट। विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी से बना है। तो बनाना क्या है, बनाना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, लेकिन ये एक ट्रू फ्रूट है बिकॉज ओवरी से ही बना है। लेकिन एप्पल, पेयर, पाइनएप्पल एंड स्ट्रॉबेरी ये सारे जो है ये फॉल्स फ्रूट के कैटेगरी में आते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट के मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ आपको। फॉल्स फ्रूट के कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए। क्या क्या हो जाएंगे, एप्पल हो जाएगा, पियर हो जाएगा, आपका हो जाएगा स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी, राइट। और आपका हो जाएगा क्या, पाइनएप्पल हो जाएगा, पाइनएप्पल, राइट। क्या क्या हो जाएगा, एप्पल, पेयर, स्ट्रॉबेरी एंड पाइनएप्पल। ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये फॉल्स फ्रूट के कैटेगरी के अंदर आते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो फ्रूट बना है ये ओवरी से नहीं बना है, ये किसी और जगह से बना है, ठीक है। चलो, लेकिन बनाना क्या है, बनाना
फॉल्स फ्रूट नहीं है, बिकॉज फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं, जब ओवरीज के अलावा किसी और फ्लोरल अपेंडेजेस से बनता है। लेकिन बनाना के केस में क्या हुआ, बनाना बना कहाँ से है, ओवरी से ही बना है, लेकिन ओवरी जो है वो फर्टिलाइज्ड ओवरी नहीं है, तो इसी वजह से इसको हम लोग एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, दैट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, चलो, तो क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फ्रूट, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 दैट इज बनाना, ऑप्शन 2 दैट इज बनाना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेर इज अ कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ कोकोनट्स। क्वेर मतलब हमने क्या बोला था कि जो रस्सी होता है ना, कोकोनट के फाइबर जो होता है, उस फाइबर से जो रस्सी बनता है, उसी रस्सी को क्या कहा जाता है, क्वेर कहा जाता है, जो हमने बोर्ड वर्क में डिस्कस किया था। और कोकोनट में जो फाइबर है वो कौन सा पार्ट है कोकोनट का, वो पार्ट है मेसोकार्प का, राइट, बिकॉज कोकोनट में मेसोकार्प जो है फाइब्रस होता है। तो क्वेर इज अ कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ कोकोनट्स, एंडोकार्प नो, पेरिकार्प नो, एंडोस्पर्म नो, क्या हो जाएगा मेसोकार्प, बिकॉज कोकोनट का जो मेसोकार्प है वही फाइब्रस है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दैट इज मेसोकार्प, क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। अगर बोर्ड वर्क में आपने बोर्ड वर्क को अच्छे से देखा है तो आप ये सारे आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, which of the following parts of the embryo contains radical and plumule, obviously embryonal axis। हमने कैसा ड्रॉ किया था, ऐसा ड्रॉ किया था, याद करो, इसको हमने क्या नाम दिया था, दिस इज एम्ब्रायनल एक्सिस, जिसकी इस पार्ट में क्या था प्लीम्यूल, और यहाँ पे क्या था रेडिकल, और ये क्या था, दिस इज एम्ब्रायनल एक्सिस, एम्ब्रायोनल एक्सिस। और इस साइड पे एक कोटिलिडन ड्रॉ किया था और इस साइड पे एक और कोटिलिडन ड्रॉ किया था, दिस इज कोटिलिडन 1 एंड दिस इज कोटिलिडन 2, राइट। तो सही आंसर क्या जाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रायो कंटेन रेडिकल एंड प्लीम्यूल, दैट इज एम्ब्रायनल एक्सिस, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, दैट इज एम्ब्रायनल एक्सिस। हमने डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 23, राइट, एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज सीड स्टोर्स, क्वेश्चन नंबर 23, एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर, ये एल्यूरोन लेयर किससे बना है, प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, राइट। तो इसके अंदर क्या स्टोर है, इसके अंदर स्टोर प्रोटीन, इसके अंदर क्या स्टोर्ड है, स्टोर्ड प्रोटीन, राइट। और ये एल्यूरोन लेयर जो है ये क्या करता है, ये एंडोस्पर्म को कोटिलिडन से अलग करके रखता है, बिकॉज ये एंडोस्पर्म है और ये इसी एंडोस्पर्म के चारों ओर एक आउटर कवरिंग होता है, उसी कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एल्यूरोन लेयर। तो एल्यूरोन लेयर का जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं पे एंडोस्पर्म से होता है, और एंडोस्पर्म में क्या है, एंडोस्पर्म इज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। इसी वजह से एल्यूरोन लेयर जो होता है उसका जो प्लॉइडी लेवल होता है वो 3n होता है। अभी शायद आपको इस चीज का पता मतलब समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बिकॉज अभी तक आपने प्लॉइडी लेवल को नहीं देखा है, अब तक आपने डबल फर्टिलाइजेशन को नहीं सीखा है, तो इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है, लेकिन आप इसको एज अ इंफॉर्मेशन आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग 12th में जाके डबल फर्टिलाइजेशन को स्टडी करेंगे तब जब हम लोग स्टडी करेंगे तब उसके बाद ये पोर्शन आपका उसी टाइम क्लियर हो जाएगा कि कैसे एल्यूरोन लेयर जो है उसका प्लॉइडी लेवल 3n हुआ, बिकॉज एल्यूरोन लेयर जो है कहीं ना कहीं पे उसका ओरिजिन जो है वो एंडोस्पर्म से ही होता है, इसी वजह से एल्यूरोन लेयर जो है वो जो उसका प्लॉइडी लेवल होता है वो 3n होता है। तो इसको लिख लीजिए, इसका जो प्लॉइडी लेवल होता है वो कैसा होता है, वो 3n होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23, एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज सीड स्टोर्स प्रोटीन्स एंड इज 3n इन प्लॉइडी लेवल, राइट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन
2 इज द राइट आंसर। एल्यूडोन लेयर के अंदर क्या स्टोर्ड है? प्रोटीन स्टोर्ड है। क्यों? बिकॉज ये प्रोटीनेशियस नेचर का होता है। और दूसरा क्या है? एल्यूडोन लेयर, एंडोस्पर्म जो है एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इसी वजह से एंडोस्पर्म 3n होता है, और एल्यूडोन लेयर कहीं ना कहीं पे एंडोस्पर्म से ही बनता है, तो इसी वजह से इसका प्लॉइडी लेवल भी क्या होता है? 3n होता है। ठीक है, इसको याद रखना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया है? Which of the following find the odd one with respect to the non-endospermous seed? ग्राउंडनट क्या है? ग्राउंडनट इज अ नॉन एंडोस्पर्मस। पी ये भी नॉन एंडोस्पर्मस, ग्राम ये भी नॉन एंडोस्पर्मस, सिर्फ और सिर्फ जो कैस्टर है वो क्या है? वो एंडोस्पर्मस होगा। फाइंड आउट द ऑड वन। तो ऑप्शन 1 ग्राउंडनट जो है ये भी एंडोस्पर्मस है, नॉन एंडोस्पर्मस। पी ये भी नॉन एंडोस्पर्मस, ग्राम ये भी नॉन एंडोस्पर्मस, सिर्फ और सिर्फ जो कैस्टर है, कैस्टर किस कैटेगरी में आता है? कैस्टर जो है वो कैसा है? वो एंडोस्पर्मस होता है। और एंडोस्पर्मस को हम लोग और क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिनस, राइट? वो क्या होता है? एंडोस्पर्मस या एल्ब्यूमिनस भी कह सकते हैं, वो एंडोस्पर्मस या एल्ब्यूमिनस होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द ऑड वन, बिकॉज बाकी तीनों के तीनों नॉन एंडोस्पर्मस है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 4 ही आपके एंडोस्पर्मस या एल्ब्यूमिनस है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द ऑड वन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 25। Question number 25. Scar on the seed coat through which developing seeds are attached to the fruit is called, क्या बोला था हमने? एक स्कार होता है थ्रू विच द सीड कोट, एक सीड कोट में स्कार प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ओव्यूल जो है डेवलपिंग एम्ब्रायो या डेवलपिंग जो सीड होता है वो फ्रूट के साथ अटैच रहता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हाइलम। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हाइलम। क्वेश्चन नंबर 25, राइट? The scar is called hilum। तो क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। एक चीज याद रख सकते हो तो आप रख सकते हो, यहाँ पे स्टार देके मैं लिख दे रहा हूं कि जो कोकोनट का जो व्हाइट पार्ट होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? उसे कर्नल कहा जाता है, KERNEL। तो अगर कभी पूछ दिया जाए व्हाट इज कर्नल, KERNEL कर्नल, तो इसको लिख दिया व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट, व्हाइट पार्ट ऑफ द कोकोनट। कोकोनट का जो व्हाइट पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे एक वर्ड में कर्नल बोला जाता है, KERNEL कर्नल बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आज का डीपीपी। आज के डीपीपी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, राइट? और ऐसे भी बहुत सारी चीजें हमने देखा जो बोर्ड वर्क में नहीं था, एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन आज हमने डिस्कस किया। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि सिर्फ बोर्ड वर्क को नहीं, आप उसके साथ डीपीपी को भी देखिएगा, बिकॉज ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ डीपीपी हम लोग ऐसे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो शायद बोर्ड वर्क में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं था, या बोर्ड वर्क में उस क्वेश्चन फ्रेम के अकॉर्डिंग डिस्कस करना पॉसिबल नहीं था। इसी वजह से मैं कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि सिर्फ डीपीपी है, मैं तो 5 मिनट में सॉल्व करता हूँ डीपीपी को, तो इसको देख के क्या फ़ायदा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। बिकॉज आज क्या अगर आप डीपीपी देखेंगे तो आज से डीपीपी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, जो क्लियरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, और ऐसे बहुत सारे चीज़ों हमने डिस्कस किया आज के डीपीपी में, बोर्ड वर्क में, जो एक्चुअल जब हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम में उसको डिस्कस करना उतना पॉसिबल नहीं था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रेम, राइट? तो ऐसे बहुत सारे आज पॉइंट्स थे जो हमने टच किया, जैसे कि लास्ट वाला ये पार्ट देख सकते हैं आप।
तो या दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर, यहाँ तक रखते हैं आज का इस वीडियो को। फिर कल मिलेंगे बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।